नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनर्जी कंजर्वेशन विषय के अंतर्गत हम चैप्टर 3 में इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज के सेशन में ट्रांसफॉर्मर एंड इट्स प्रिंसिपल पर हम चर्चा करेंगे। लास्ट सेशन में हमने पावर फैक्टर एंड द यूनिट्स का अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो पावर फैक्टर पर और यूनिट्स पर डिपेंड करता है, कितना यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम ट्रांसफॉर्मर और इसके प्रिंसिपल का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मर। जैसे हमने आपको जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम पढ़ाया था, उसमें आपने देखा होगा कि हमने बार बार ट्रांसफॉर्मर आपको वहाँ शो किए थे, जिसमें स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो उसी को हम अब इसमें कंटिन्यू करेंगे कि ट्रांसफॉर्मर होता क्या है और हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में इसकी क्या आवश्यकता होती है। So a transformer is a static device used in the power transmission of electric energy. The transmission current is AC. एक तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो स्टैटिक डिवाइस है, यानी उसमें कोई भी पार्ट, मूवेबल पार्ट नहीं होता। सारे जितने भी पार्ट हैं वो स्टैटिक हैं, स्थायी रूप से हैं, उसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। ठीक है। और इट इज यूज टू पावर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की पावर को ट्रांसमिशन के लिए होता है। ठीक है। जब हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर भेजना है तो हमें ट्रांसमिशन लाइन से पहले ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में भी देखा था। ठीक है। इट इज कॉमनली यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज दी सप्लाई वोल्टेज विदाउट अ चेंज इन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी बिटवीन सर्किट। यानी जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उसको जब हमें ट्रांसमिट करना है तो उस सप्लाई को हम या तो इंक्रीज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से, यानी कि जिसे हम बोलते हैं स्टेप अप, जो आपके वोल्टेज, करंट और पावर के लेवल को या तो बढ़ाएगा या उस लेवल को कम करेगा। कम करने को डिक्रीज अगर हम करेंगे तो स्टेप डाउन बोलते हैं। तो इस तरह से जो ट्रांसफॉर्मर का जो वर्क होता है, जनरली हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम को, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी के लेवल को इंक्रीज करने के लिए, यानी स्टेप अप करने के लिए, या उसे डिक्रीज करने के लिए, यानी कि उसको स्टेप डाउन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। लेकिन इसमें हमें विशेष ध्यान ये रखना है कि इसमें जो भी हमारा वोल्टेज का लेवल बढ़ रहा है, वोल्टेज, करंट या पावर, किसी भी पैरामीटर का अगर हम लेवल बढ़ा रहे हैं तो उसमें हमारे सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। विदाउट चेंज इनटू दी सप्लाई फ्रीक्वेंसी। The transformer works on the basic principle of electromagnetic induction and mutual induction. ट्रांसफॉर्मर का जो कार्य करने का जो सिद्धांत है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर निर्भर करता है। ठीक है। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, उस लॉज पर ये काम करता है, और इसके साथ साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है। इन दो प्रिंसिपल पर ये काम करता है। तो पहले हम इसका प्रिंसिपल भी देखेंगे। सबसे पहले हम इसके टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर देखते हैं। So there are various type of transformer which are classified based on the following factors. ठीक है। इस यानी कि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर है वो कई तरह के हो सकते हैं, जो जिन्हें हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन दी फॉलोइंग फैक्टर। इन फैक्टरों के आधार पर हम उसे आइडेंटिफाई, मतलब क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे ट्रांसफॉर्मर को ऑन द बेसिस ऑफ फेज। ठीक है। जैसे फेज के आधार पर कि वो कितने फेज का ट्रांसफॉर्मर है। जैसे हमने कहा ना, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम आपका 3 फेज में होता है, सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज। तो 3 फेज आपके होते हैं उसमें। तो आप किसी को अगर सप्लाई देते हैं तो या तो सिंगल फेज देते हैं या 3 फेज देते हैं। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ फेज है उसमें दो तरह का आपका ट्रांसफॉर्मर होता है, पहला सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर और दूसरा 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। तो अगर हमें किसी को सिंगल फेज सप्लाई देना है तो वहां पर हम सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे। अगर हमें 3 फेज सप्लाई किसी को देना है स्टेप डाउन करके, तो हम वहां पर 3 फेज सप्लाई यूज करेंगे। अगर आपको याद हो तो जब हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम बताया था तो वहां पर हमने बताया था कि जो ट्रांसफॉर्मर है उसे हम एक तो जनरेटिंग स्टेशन के पास यूज करते हैं, जिसमें हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं लेवल, वोल्टेज के लेवल को बढ़ाने के लिए, और बीच में सब स्टेशन होते हैं उनमें भी यूज करते हैं। इसके साथ साथ मेनली जो बाद में यूज होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होता है, जहां पर हम वोल्टेज के लेवल को डाउन करने के लिए यूज करते हैं, तो वहां पर यूज होता है। तो जब हम किसी को इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वहां पर हमें ट्रांसफॉर्मर लगाना होता है। तो वहां पर हम सिंगल फेज या 3 फेज, दो तरह का ट्रांसफॉर्मर लगा सकते हैं। दूसरा जो टाइप है ट्रांसफॉर्मर का, ऑन द बेसिस ऑफ कोर। उसकी कोर किस तरह की है, ठीक है ना। तो कोर की बात करें तो कोर टाइप, यानी कि अकॉर्डिंग टू दी कोर, कोर टाइप और
शेल टाइप, यानी उसकी जो कोर होती है वो दो तरह की हो सकती है, कोर टाइप हो सकती है, शेल टाइप हो सकती है। फाइन। और तीसरा जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग सिस्टम, यानी उस ट्रांसफार्मर, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर पर लोड होता है तो ट्रांसफार्मर हीट होता है, ठीक है, उसमें काफी सारी एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में लॉस होती है। तो उसको कूल करने के लिए, उस सिस्टम को कूल करने के लिए कूलिंग सिस्टम हम कौन सा यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें जनरली हम तीन तरह के कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं। पहला सेल्फ कूल्ड, ठीक है, दूसरा एयर कूल्ड जो हवा के द्वारा कूलिंग की जाती है, और तीसरा ऑयल कूल्ड, ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर होता है जिसमें तेल भर दिया जाता है जिसके माध्यम से कूलिंग होती है। तो इस तरह से हमारा जो ट्रांसफार्मर है आप देखें तो सिंगल फेज, थ्री फेज, कोर टाइप, शेल टाइप, सेल्फ कूल्ड, एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड, इस तरह से हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो हो सकता है आपका बेस्ड ऑन दी वोल्टेज लेवल, ठीक है, ये तो शायद सारे हमारे कंस्ट्रक्शन के आधार पर थे जैसे हमने उसका कंस्ट्रक्शन बना रखा है। उसके अलावा ट्रांसफार्मर को हम फर्दर जो ट्रांसफर क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ वोल्टेज लेवल कर सकते हैं। वोल्टेज लेवल के आधार पर अगर हम करेंगे तो ट्रांसफार्मर हमारा दो तरह का होता है। वन इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सो देर आर यूज्ड बिटवीन द पावर जनरेटर एंड द पावर ग्रिड, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हम आज यूज कहां करते हैं, एक तो जहां पर हम पावर को जनरेट कर रहे हैं, और दूसरा जो ग्रिड है, ग्रिड किसे कहते हैं हम, जो ट्रांसमिशन लाइन थी आपकी, उस ट्रांसमिशन लाइन को हम ग्रिड बोलते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन पे उस पावर वोल्टेज को ग्रिड पे हमें ट्रांसमिशन ट्रांसमिट करने के लिए, भेजने के लिए, उससे पहले हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो लो लेवल पर जनरेट होती है और उससे ट्रांसमिशन जो है हाई लेवल पर होता है। तो दी आउटपुट वोल्टेज इज हायर देन दी इनपुट वोल्टेज, ठीक है। इस केस में स्टेप अप ट्रांसफार्मर के केस में जो सेकेंडरी वोल्टेज है, जो सेकेंडरी वोल्टेज मतलब आउटपुट वोल्टेज जिसे सेकेंडरी में बोलते हैं, और इज हायर देन दी इनपुट वोल्टेज। जो इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज बोलते हैं प्राइमरी को। जनरली ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग इनपुट साइड में होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग आउटपुट साइड में होती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग पर जो इनपुट वोल्टेज होता है उसे प्राइमरी पे जो वोल्टेज होगा उसे इनपुट वोल्टेज कहेंगे, सेकेंडरी पे जो वोल्टेज होगा उसे आउटपुट वोल्टेज कहेंगे। जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वो अच्छे से जानते होंगे इसको। देन उसके बाद दूसरे टाइप का जो ट्रांसफार्मर होता है दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दे आर यूज्ड बिटवीन दी सबस्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसे हम सब स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बीच में यूज करते हैं टू रिड्यूस दी वोल्टेज लेवल। इसके द्वारा हम वोल्टेज के लेवल को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। दी आउटपुट वोल्टेज दैट मीन सेकेंडरी वोल्टेज इज लोअर देन दी इनपुट वोल्टेज, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी का वोल्टेज इनपुट के वोल्टेज यानी प्राइमरी के वोल्टेज से कम होता है, ठीक है। अब हम एक बार जरा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं इसका, इसका निर्माण क्या, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन यानी बनावट कैसी होगी इसकी। तो ये आप देखें तो इसमें एक लेमिनेटेड कोर होती है, इस तरह की स्ट्रिप्स होती हैं, और ये स्ट्रिप्स लेमिनेटेड होती हैं, ठीक है, मतलब इंसुलेटेड होती हैं, और ये सारी आपस में मिली होती है तो एक कोर बनाती हैं, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल लेमिनेशन है, ठीक है, और ये आपकी लेमिनेटेड स्टील कोर है, ठीक है। देन द मेजर पार्ट ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ। अब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें मेजर पार्ट क्या क्या होंगे, एक तो उसमें कोर होगा, जैसे ये कोर आपको दिखाई दे रहा है। द कोर एक्ट एज अ सपोर्ट ऑफ द वाइंडिंग इन द ट्रांसफार्मर। इस कोर का यूज क्या है, इस कोर पर वाइंडिंग को सपोर्ट मिलती है, यानी वाइंडिंग को इस पर लपेटा जाता है, ठीक है। तो वाइंडिंग जो की जाती है वो कोर पर की जाती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ लो रिलक्टेंस पाथ टू द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके साथ साथ जब इसमें फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल लगता है तो उसके अकॉर्डिंग कोर में एक फ्लक्स फ्लो करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो करने में ये लो रिलक्टेंस, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में रेजिस्टेंस का रोल होता है, अगर लो रेजिस्टेंस होगा तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो होगी। उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में अगर रिलक्टेंस कम होगा तो उसमें फ्लक्स बड़े आसानी से फ्लो होता है। तो इट विल प्रोवाइड द लो रिलक्टेंस पाथ टू फ्लो द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। दी वाइंडिंग इज बाउंड ऑन दी कोर एज सोन इन द पिक्चर। बाउंडिंग को क्या करते हैं हम, इसको जो है इस कोर पर जो है बाउंड कर देते हैं। इट इज मेड अप ऑफ अ लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, यानी जो कोर है आपकी वो लेमिनेटेड कोर होती है। एक तो इंसुलेशन रहता है, पूरे पे एक लेयर लगी होती है जिससे आपस में शॉर्ट ना हो और शॉक ना लगे कोई भी इसमें। और आयरन कोर और सॉफ्ट आयरन कोर आयरन से बनी होती है, और इट इज यूज टू ऑर्डर टू रिड्यूस द लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर। इसको जो इस तरीके से बनाने का कारण है जिसकी वजह से हम इसमें होने वाले लॉसेस को कम करते हैं। The factors such as operating voltage, current, power, etc. decide course consumption, ठीक है। जो फैक्टर जैसे कि ऑपरेटिंग वोल्टेज है, करंट है, पावर है, ये क्या करते हैं, कोर के कंपोजिशन को डिसाइड करते हैं। यानी कि हमें अगर कितने वोल्टेज पर ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करना है, कितनी पावर पे करना है,
कितनी करंट पे करना है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कंस्ट्रक्शन है ये कंस्ट्रक्शन चेंज होता है, इसका कंपोजिशन चेंज होता है। द कोर डायमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉपर लॉस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयरन लॉस। यानी जो आपका कोर का डायमीटर है, ठीक है, कोर का जो डायमीटर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉपर लॉस के। जैसे जैसे कोर का डायमीटर बढ़ेगा कॉपर लॉस बढ़ेगा, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयरन लॉस, कोर का डायमीटर बढ़ाएंगे तो आयरन लॉस कम होगा, ठीक है। दूसरा जो पार्ट होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, पहला कोर हो गया, दूसरा वाइंडिंग्स। वाइंडिंग्स आर दी सेट ऑफ कॉपर वायर्स वाउंड ओवर द ट्रांसफार्मर कोर। यानी वाइंडिंग जनरली कुछ नहीं है, एक सिंपल वायर है जिसे हम कोर के ऊपर लपेट देते हैं, मतलब इस तरह से लपेट देते हैं, वाउंड कर देते हैं, जिससे क्या है एक इंडक्टेंस टाइप का बन जाता है। जब वायर को आप ऐसे घुमा के लगाते हैं, किसी पे लपेट देते हैं, तो वो क्या है एक इंडक्टेंस बन जाता है। लेबोरेटरी में आप लोगों ने देखे होंगे इंडक्टेंस, ठीक है, तो इंडक्टर्स देखे होंगे जिसमें वायर को आप एक कॉइल पर लपेट देते हैं। तो वाइंडिंग्स जो है वो क्या है, सिंपली एक कॉपर वायर है जिसे एक ट्रांसफार्मर की कोर पर लपेट दिया जाता है। कॉपर वायर्स आर यूज्ड ड्यू टू द हाई कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर मिनिमाइज द लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर। यानी जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग के लिए जो वायर्स हम यूज करते हैं, जनरली जो आपकी वाइंडिंग होती है वो कॉपर की होती है, कॉपर वाइंडिंग, ठीक है। इसीलिए आपने जनरली सुना होगा कि जैसे आप इन्वर्टर परचेज करते हो तो कॉपर का इन्वर्टर है साहब, तो कॉपर का मतलब उसमें जो ट्रांसफार्मर यूज किया गया है उसमें जो वाइंडिंग है वो कॉपर की है, कॉपर वाइंडिंग है। तो वायर्स आर ड्यू टू दी हाई कंडक्टिविटी, तो कॉपर की क्या है, तो कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है और लॉसेस उसमें बहुत कम होते हैं। बिकॉज व्हेन दी कंडक्टिविटी इंक्रीजेस रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो डिक्रीजेस। किसी भी वायर में अगर कंडक्टिविटी बढ़ती है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी और करंट आसानी से फ्लो होगा। तो कॉपर वाइंडिंग करने का रीजन ये है कि इसमें हमें कंडक्टिविटी बहुत अच्छी मिलती है। दी हाई डक्टिलिटी of copper is the property of metals that allow it to be made in to every thin wires, ठीक है। इसकी डक्टिलिटी बहुत अच्छी होती है जिसकी वजह से कॉपर के वायर को बहुत पतला आप बना सकते हैं, बहुत थिन लेयर में भी आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो वाइंडिंग में बहुत पतला तार जो है वो यूज होता है इसमें। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग्स, प्राइमरी वाइंडिंग्स एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जो कोर होती है आपकी उसमें दो तरह की वाइंडिंग की जाती है। ये देखिए, ये वायर्स हैं आपके, इस तरह से ये लपेटे जाते हैं, ये दिख रहे हैं आपको, एक राउंड उसमें बना दिया है, तो ये कॉइल का तरह काम करते हैं। जब इसे ट्रांसफार्मर पे आप लपेटते हैं तो देखिए यहाँ कोर थी, ये आपकी कोर थी जो हमने पीछे आपको दिखाया था, और इसमें ये प्राइमरी साइड में हमने इस पे ये तार लपेट दिया। तो ये जो वाइंडिंग बनी दैट इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग। उसके बाद दूसरी साइड में जो आपने वाइंडिंग लपेटी है इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी वाइंडिंग। और कोर इज कॉमन इनटू द बोथ इनपुट एंड आउटपुट साइड। जो कोर होती है ट्रांसफार्मर की, दोनों इनपुट एंड आउटपुट साइड दोनों में वो क्या होती है, कॉमन होती है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर में क्या हो गया आपका, पहला एक कोर हो गया और कोर के अलावा आपकी इसमें दो वाइंडिंग हो गई, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। इज इट क्लियर? देन प्राइमरी वाइंडिंग क्या है, द सेट ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग टू विच सप्लाई करंट इज फीड। तो प्राइमरी वाइंडिंग हम उसे किसे कहेंगे, जिसमें हम करंट इनपुट देंगे, सप्लाई फीड करेंगे, इनपुट देंगे। और सेकेंडरी वाइंडिंग किसे कहेंगे, जिससे हमें सप्लाई बाहर मिलेगी, ठीक है, जो आउटपुट मिलेगा। तो सेकेंडरी वाइंडिंग इज द सेट ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग्स फ्रॉम विच आउटपुट इज टेकन। तो सेकेंडरी वाइंडिंग हम उसे कहते हैं जिससे हम आउटपुट बाहर ले रहे हैं, जिसको इनपुट फीड कर रहे हैं उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे, जिससे आउटपुट ले रहे हैं उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे। The primary and secondary windings are insulated from each other using insulation coating agents। तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों एक दूसरे से इंसुलेटेड होती हैं, यानी एक तरह से फिजिकली कनेक्टेड नहीं होती, वो इंसुलेटेड होती हैं, जिसमें इंसुलेशन कोटिंग एजेंट यूज किया जाता है। तो तीसरा जो पार्ट होता है आपका दैट इज इंसुलेशन एजेंट। इंसुलेशन इज नेसेसरी फॉर ट्रांसफार्मर टू सेपरेट वाइंडिंग्स फ्रॉम ईच अदर एंड टू अवॉइड शॉर्ट सर्किट। यानी इंसुलेशन हम क्यों करते हैं, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को एक दूसरे से सेपरेट रखने के लिए, और इसके साथ साथ शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करने के लिए, जिससे कि इसमें शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। देन दिस फैसिलिटीज म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, फैसिलिटेट्स म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जब आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन उनमें एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, ठीक है, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। इंसुलेशन एजेंट हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द ड्यूरेबिलिटी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो आप जो इंसुलेशन यूज कर रहे हैं, इंसुलेशन एजेंट जो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है आपके ट्रांसफार्मर की ड्यूरेबिलिटी पे और उसकी स्टेबिलिटी पे। Following are used as an insulation medium
इन दी ट्रांसफॉर्मर। इसीलिए क्योंकि इंसुलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी ड्यूरेबिलिटी पे ट्रांसफॉर्मर की। तो अगर आप इंसुलेशन एजेंट बहुत अच्छा यूज करते हैं तो ट्रांसफॉर्मर की लाइफ बहुत ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी अच्छी होती है। इसीलिए हम ट्रांसफॉर्मर में ज्यादातर निम्न तरह का जो वो है इंसुलेशन है वो यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला है इंसुलेटिंग ऑयल। ठीक है, क्या है? इंसुलेटिंग ऑयल। दूसरा क्या? इंसुलेटिंग टेप। ठीक है, इंसुलेटिंग टेप। देन इंसुलेटिंग पेपर। ठीक है, ये सब चीजें उसमें यूज की जाती हैं, इंसुलेटिंग ऑयल, इंसुलेटिंग टेप और इंसुलेटिंग पेपर। वुड बेस्ड लेमिनेशन, वुड बेस्ड लेमिनेशन, ये डिफरेंट आपके इंसुलेशन एजेंट थे जिनके माध्यम से हम इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। नाउ वी कम्स ऑन दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा? द ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी आपका जो ट्रांसफॉर्मर है वो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। देयर आर यूजुअली टू कॉइल्स, प्राइमरी कॉइल्स एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑन द ट्रांसफॉर्मर कोर। जैसा हमने अभी पीछे उसके कंस्ट्रक्शन में देखा था कि ट्रांसफॉर्मर की कोर में दो वाइंडिंग्स होती हैं। वन इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग, अनदर वन इज कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग, जैसे कॉइल भी कह सकते हैं आप। ठीक है, वाइंडिंग का मतलब सिंपल कॉइल, जिसमें हम एक वायर को सिंपल लपेट देते हैं किसी कोर पर। द कोर लेमिनेशंस आर जॉइंड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप। जो कोर की जो लेमिनेशंस हैं वो ज्वाइन होती हैं एक दूसरे से इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रिप। तो वो स्ट्रिप जो थी, जो अपने सबसे पहला फिगर आपको दिखाया था जिसमें पत्तियां बनी हुई थी, वो पत्तियों को मिलाकर एक कोर बनाई जाती है। द टू कॉइल्स हैव हाई म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो जो कॉइल्स हैं दोनों के बीच में क्या होता है? हाई म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में। when an alternating current pass through the primary coil it creates a varying magnetic flux। जैसे ही हम प्राइमरी वाइंडिंग में कोई सप्लाई इनपुट में देते हैं, ठीक है, तो जब उसमें से करंट पास होती है, फ्लो होती है, तो उसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस की वजह से आपका उसमें एक सेकेंडरी में इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है और आपकी जो कॉइल है, ठीक है, उसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो जाता है। ठीक है, कॉइल इट क्रिएट्स अ वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, उसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो जाता है। एज पर फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड एन ईएमएफ। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि अगर कहीं पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, अगर उसमें चेंज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जो फ्लक्स इंड्यूस हुआ है ड्यू टू दी गिविंग दी सप्लाई इनटू द इनपुट, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे ईएमएफ बोलते हैं, वो प्रोड्यूस हो जाता है इन दी सेकेंडरी कॉइल। जैसे ही, यानी कि कैसे प्रिंसिपल होगा ट्रांसफॉर्मर का, जैसे ही आप इनपुट में आप इनपुट देंगे प्राइमरी में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से उसकी कोर में एक क्या होगा, आपका जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो डेवलप हो जाएगा। और फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और जब ये फ्लक्स फ्लो होगा तो देयर इज अ चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से इसकी सेकेंडरी में क्या है, एक फोर्स डेवलप हो जाएगा। मतलब एक इसमें ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इट इंड्यूस द ईएमएफ। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी सेकेंडरी में क्या है, एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, कॉइल विच इज लिंक्ड टू द कोर हैविंग अ प्राइमरी कॉइल। सो दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, कि एक हमने वाइंडिंग पे सप्लाई दिया है और उसके कारण म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण दूसरी जो सेकेंडरी है उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो ये देखें आप, ये हमारा एक डायग्राम है इसका ट्रांसफॉर्मर का। तो इसमें देखें ये प्राइमरी है जो रेड कलर में दिखाई है। जैसे ही आप प्राइमरी वोल्टेज पे कोई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कोर पे एक ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, ये क्या है, ये दिखा रही है कि देयर इज अ फ्लो इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स। जब मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होगा तो देयर इज अ चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी सेकेंडरी में एक करंट फ्लो हो जाएगी। ठीक है, तो सेकेंडरी में करंट फ्लो हो जाएगी। तो द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी इज एनएस और नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी इज एनपी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो प्राइमरी है हमारी, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है। तो एक तरह से इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्रांसफॉर्मर से हमें आउटपुट में यहाँ पर करंट मिल जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग से। सो दिस इज द सिंपल वर्किंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ऑपरेशन कैसे होता है इसका? फाइनली वी कैन से दैट अ ट्रांसफॉर्मर कैरीज द ब्लो ऑपरेशन। ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा फिर? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सर्किट टू अनदर।
यानी इट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू दी अनदर सर्किट, यानी दो सर्किट के बीच में अगर आप ट्रांसफार्मर लगा देंगे तो ये एक सर्किट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे सर्किट में ट्रांसफॉर्म कर देगा। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट इज एज अ ट्रांसफॉर्मर, इसलिए हम इसे ट्रांसफॉर्मर बुला रहे हैं। दूसरा क्या, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो पावर है, वो जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इफेक्ट की वजह से वो ट्रांसफर हो रही है। तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल पावर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ट्रांसफर कर देता है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर विदाउट एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी, और जो पावर आपकी ट्रांसफर हो रही है प्राइमरी से सेकेंडरी में वो बिना कोई फ्रीक्वेंसी में चेंज हुए हो रही है। टू सर्किट्स आर लिंक्ड विद म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका मतलब क्या है, दो सर्किट जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस से एक दूसरे से लिंक रहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखें तो द फिगर शोज द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर कोई हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो क्या होगा, इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये हमने लॉ पढ़ा हुआ है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपने जैसे ही प्राइमरी में आपने करंट दिया तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो गया। तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहां होगा, कोर में होगा। तो इस लॉ के आधार पे क्या है, द नॉर्मल ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द फ्लक्स लाइंस आर पैरेलल टू नॉर्मल ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो ये कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के, यानी कंडक्टर के चारों ओर, अगर ये आपका कंडक्टर, तो इससे चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पे कैसे लगेगा, ये थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जैसे ये आप देखें तो ये आपका थंब रूल है, जिसमें आप देखें अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो थंब है वो डायरेक्शन करंट की दिखा रहा है। आप डायग्राम में देखें तो जो जो आपकी फिंगर्स हैं, जो फिंगर्स का रोटेशन है, इट इज शोइंग दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है उसकी डायरेक्शन को आपका ये फिंगर्स दिखा रही हैं। ठीक है, तो यहां देखें डायग्राम में तो आपका थंब क्या दिखा रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो आपके डायरेक्शन ऑफ फील्ड है वो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर ऐसे रोटेट होगा। ठीक है, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मेशन ऑफ वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस अराउंड अ वायर वाउंड। क्या है, द फिगर शोज द फॉर्मेशन ऑफ वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस अराउंड अ वायर वाउंड। ठीक है, इस फिगर में क्या दिखाया गया है, एक वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स दिखाया गया है। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। हम जो भी दिखा रहे हैं, हमने कहा ना एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर ला दें तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज द अपोजिट ऑल्सो ट्रू, यहाँ रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। That means when a magnetic flux lines fluctuate around a piece of conductor, a current will be induced in it। यानी कि अगर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन फ्लक्चुएट अराउंड अ पीस ऑफ कंडक्टर, यानी कोई मैग्नेटिक लाइन जो है मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर वो किसी कंडक्टर के चारों ओर चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से उस कंडक्टर में करंट इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो रूल है सेकंड वाला, ये यहां पर फॉलो करता है। ठीक है, क्योंकि हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर तो उससे चारों ओर एक फ्लक्स डेवलप हो गया। जो प्राइमरी हमने देखी थी, प्राइमरी में हमने क्या किया, हमने प्राइमरी में एक सप्लाई वोल्टेज अप्लाई किया। अब जब आपने करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों ओर क्या हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। वो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि आपकी जो वायर है वो आपकी कोर पे लपेटा हुआ, तो कोर के चारों ओर क्या है, एक फ्लक्स कोर की लेयर में डेवलप हो जाएगा। जब ये फ्लक्स उसमें फ्लो होगा तो देयर इज चेंज इन अ फ्लक्स, जिसकी वजह से सेकेंडरी में जो वायर है जिसमें कोई करंट नहीं है लेकिन वहां पर फ्लक्स उसके चारों ओर चेंज हो रहा है। तो जब फ्लक्स चारों ओर चेंज होगा तो वहां पर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो इस फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण प्राइमरी में दिया गया वोल्टेज सेकेंडरी में इंड्यूस हो जाता है, ये इस तरह से। ठीक है, अगर ये आपका कोई फील्ड है, इस फील्ड में अगर आपका फ्लक्स वेरिंग है तो इसमें करंट कंडक्शन चालू हो जाएगा। This was what Michael Faraday found in 1830, which is the fundamental working principle of electric generator as well as transformer। यानी जो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसी प्रिंसिपल का यूज आपका ट्रांसफार्मर में होता है और इसी सिद्धांत का जो प्रयोग है वो आपका जनरेटर में भी होता है, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसफार्मर, इट्स टाइप एंड इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पैशन। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से नए जुड़े हों उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।